विवाह से संबंधित गीत जो कि सारे समाज में प्रचलित है। और यह क्या है, एक खुशी का माहौल है कि विवाह के प्रोग्राम हो रहे हैं, सबके घर में एक विवाह होता है तो आप बहुत अच्छे से खुशियों को मनाते हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा त्योहार ही है घर का, विवाह। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक विवाह का फोटो रखा है जो खुशियों से भरा एक समय होता है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, एक एक स्टेप को हम देखते जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं लोक संस्कृति की तरफ हम जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो समाज है, जनजातीय समाज विशेषकर, वहां पर विवाहिक प्रोग्राम जो होते हैं किस किस चरणों से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनके में हर चरण में एक स्टेप और एक संस्कृति का पालन किया जाता है। उनके जो कुल देवी देवता होते हैं उनका भी पूरा इसमें देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। बोंगावाद आप सुने हो ना, बोंगावाद मैंने बताया है क्या होता है, अदृश्य शक्ति में विश्वास होता है। तो वो अपने देवी देवता का इस विवाह के जो रस्म चल रही हैं बकायदे उनका मान जान किया जाता है। उनके लिए एक कक्ष होता है जहाँ पर देवता का निवास होता है, या फिर जिनके देवता नहीं है घर में तो कहीं गांव की मिट्टी लेकर आते हैं और अपने देवी देवता का निवास करते हैं ताकि उनके पुत्र की शादी या पुत्री की शादी संपन्न हो सके। देवता उसमें बाकायदे शरीक होते हैं। जो भी कार्ड या न्योता दिया जाता है तो उसमें हल्दी छिड़का जाता है क्योंकि शुभ कार्यों से संबंधित होता है, और उसमें देवी देवता का प्रथम स्मरण होता है। श्री गणेशाय नमः, मंगलम भगवान विष्णु करके श्लोक छपे होते हैं। वो सारी चीजें बोंगावाद ही हैं, देवताओं को समर्पित होता है, अदृश्य शक्ति में विश्वास होता है। तो सारी चीजों में देवता का यहाँ पर पूजना बहुत जरूरी होता है। हर चीज में एक निवास है देवता का। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहले मैंने यहाँ पर क्या है, विवाह रस्मों को अंदर बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्रम बता रही हूँ कि किस तरह से क्रम का आपको देखना होगा। इस क्रम पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि शादी विवाह का जो संस्कार होता है उसको क्रम से जमा कर लिखिए, ABCD ADCD ऐसे करके कुछ भी बीच में स्लिप करके दिया हुआ है, उसको क्रम को जमाना होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 तेलिया बोला जाता है और 5 तेलिया बोला जाता है। तो जनजातीय समाज या छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में 3 दिनों की शादी को क्या बोला जाता है, 3 तेलिया, और 5 दिनों में संपन्न होने वाली जो विवाह संस्कार है उसको बोला जाता है 5 तेलिया। तो अभी ये शहरों में भी ऐसे किया जा रहा है, 1 दिन में भी शादियां हो जा रही हैं, 3 दिन में भी हो जा रहा है, 5 दिनों में हो जा रहा है, और करना चाहो तो 1 महीने भी लग जाते हैं। रस्मों को अगर खींचा जाए तो इसको सीमित कर दिया गया है। तो चूंकि जनजातीय समाज में 3 दिनों वालों को 3 तेलिया और 5 दिन वालों को 5 दिन वाले को 5 तेलिया बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 3 तेलिया क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा। अब देखिए विवाह गीत में मैं यहाँ पर क्रम से आपको बताऊंगी, इस क्रम को ध्यान रखेंगे, क्रम पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चूल माटी। चूल माटी को याद रखना है, चूल माटी में क्या है मैं इसको आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले आप क्रम को देख लो। सबसे पहले है चूल माटी, उसके बाद है मंगरोहन, उसके बाद है तेल चघी, फिर माय मोरी, देव तल्ला, उसके बाद है नह डोरी, उसके बाद है मौर सोपनी, फिर आता है परछन। परछन के बाद आता है डिडवा या डिडवा नाच बोला जाता है जिसको, फिर उसके बाद आता है नगटा नाच बोला जाता है, फिर होता है परधौनी। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि वर होता है जो वो वधु के घर तरफ पहुंच गए रहते हैं बारातियों के साथ, यहाँ से हो जाता है परघौनी। समझ गए, यहाँ से परधौनी हो रहा है, उसके बाद गोड़ धोई चल रहा है, फिर धकियाना हो रहा है, फिर भड़ौनी हो रहा है। समझ लो अपने ही कल्चर का है। ऐसे ऐसे चेहरा ना बनाया करो। उसके बाद पंगत, फिर टिकावन, उसके बाद पांव पखारन, उसके बाद भावर, उसके बाद पठौनी, उसके बाद कंकन मोक्ष, जो धागा बांधा जाता है कंकन उसका मोक्ष किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो ये जो सारे हैं क्रम से वैवाहिक संस्कार हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन में ऐसा होता है। अगर आप इस नाम को नहीं देख पा रहे हो किसी के बोले हुए में, लेकिन समाज में हर कल्चर में एक स्टेप का पालन किया जाता है, तो इस चीजों के बाद चलना ही होता है सभी समाज में। क्योंकि हम देख रहे हैं जनजातीय लोक संस्कृति के विवाह संस्कार, तो उनमें जो नाम की जो उच्चारण है उनके हिसाब से यहाँ पे लाया गया है, और जो व्यापम और CGPSC के क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं शब्दों पे आ रहे हैं,
इन्हीं उच्चारण वाले शब्दों पे ही आ रहे हैं। अंदर की चीजें आप जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, लेकिन उनको बोला क्या जाता है कल्चर में, ये आप नहीं जानोगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसको जानना होगा कि इस चीजों को, इस रस्म को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है इसी क्रम के ऊपर। मैंने इसीलिए सोच समझकर इस क्रम को सबसे पहले रखा है। मैं चाहती तो आपको धड़ाधड़ बता देती, समझा देती, समझ में भी आ जाता, लेकिन क्रम पर भी क्वेश्चन है, क्रम का पालन करना होगा। क्रम के बीच में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो निश्चित ही परीक्षा लेने वाले इसको जानना चाहते हैं कि आपको लोक संस्कृति के बारे में कितना नॉलेज है, आप लोक संस्कृति से कितना जुड़े हुए हो, आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपको पास किया जा रहा है तो आप कितना जानते हो। तो ये लोक संस्कृति है, इसे जानना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, सीजी व्यापम 2021 में आया हुआ है। पूछा गया है कि विवाह संस्कार में जो गीतों का क्रम है उसको जमाइए और सही उत्तर दीजिए। तो उसमें मैंने सही उत्तर लाकर यहाँ पर रख दिया है। सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले परघौनी हो जाएगा, उसके बाद भड़ौनी हो जाएगा, उसके बाद टिकावन हो जाएगा, उसके बाद भावर हो जाएगा। छोटा सा समझ लो, आगे मैं बताऊंगी। परधौनी क्या हो रहा है, बारातियों का जो स्वागत किया जा रहा है ना, उनका मेल मिलाप हो रहा है, उसको बोलते हैं परधौनी। और उसके बाद भड़ौनी क्या होता है, इतनी गालियां दूल्हा जब पहुंच जाता है घर में, वधु के घर मड़वा में पहुंच जाता है, तो महिलाएं जो होती है ना उसका स्वागत गालियों से करती हैं। तो बहुत ज्यादा गाली बरसा देती हैं, सर छुपा के सुनते रहते हैं कि क्या करें, अब इन गालियों का सामना कैसे करें। तो सुनो चाहे मत सुनो, हम तो देंगे ही गाली, तो दूल्हा तो दुल्ही ऐसे करते रहते हैं गाली, और यही सब चलते रहता है रात भर। तो यहाँ पे भड़ौनी का मतलब समझ गए, यहाँ पर बारात का स्वागत किए, भड़ने लगे गाली से उनको। और उसके बाद टिकावन दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाता है और उपहार दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, फोटोग्राफी की जाती है, उस समय की बात है टिकावन। और भावर वहां से स्टेज से वहां से उतार लिया जाता है सुनो, जब उनको आशीर्वाद दे दिया जाता है, स्टेज परफॉर्म देख रहे हो ना, वरमाला जो हो रहा है, उस तरह का समझ लो टिकावन को। वहां पर उनको दिया गया, सब आशीर्वाद दिया गया। अब क्या होगा, उनको ले जाया जाएगा मंडप में। रात भर शादी होती है ना, आप लोग खा पी कर चले जाते हो घर, दूल्हा दुल्हन रात भर शादी में व्यस्त रहते होता है ना। आप वहां पर जयमाला में करके भाग गए, अब उनका क्या होगा सोचो, वो रात भर शादी में 4 बजे भोर तक उनका शादी होते रहता है। तो यहाँ पर भावर का फिर आया लास्ट स्टेप। हमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था, चारों का यहाँ पे मैंने क्रम बता दिया है। अगर आपको ये मैंने जितना भी ये सब बताया है, इनमें भी क्रम पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि अब शादी की शुरुआत हो रही है रस्मों से। अब मान लीजिए न्योता रिश्ता सब पक्का हो गया है, अब यहाँ पर शादी फिक्स हो गई है, कार्ड बट गए हैं। कार्ड बट गए मतलब क्या, जनजातीय समाज में तो लौंग और कुछ हल्दी वल्दी देकर भी बुलाया जाता है ना। कार्ड के मोहताज तो वो होते नहीं है, लेकिन आजकल परंपरा चलने लगी है कार्ड पर, तो वो भी छपवाने लगे, कार्ड पर थोड़ा सा आ गए हैं वो भी। तो देख लो यहाँ पर वर पक्ष की यहाँ शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो मड़वा जो बना रहे हैं, मड़वा बनाने के समय तो जो पुरुष सदस्य हो तो गांव से जो जंगल है वहां से कुछ लकड़ियां तोड़कर काट कर लाएंगे। उस समय तो गीत नहीं हो रहा है क्योंकि लकड़ी लाने का काम हो रहा है, गाड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर चल रहा है रस्म रिवाज। तो मड़वा छावनी हो रहा है, मड़वा को गाड़ रहे हैं चारों तरफ और ऊपर कुछ पत्ते उत्ते लगा दे रहे हैं। पुरुष सदस्य ये काम करते हैं। तो मड़वा बना दिए। अब जो मड़वा बना रहे किसी न किसी लकड़ी की तो रहती है, तो वो रहेगा आम का रहेगा, या फिर गूलर का रहेगा, या फिर रहेगा महुआ का रहेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, बेसिन वाला एरिया है, ज्यादातर वहां पर कौन सा वृक्ष लिया जाता है, ये महुआ का वृक्ष ज्यादातर लिया जाता है। अभी तो क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं कि बताओ मड़वा में कौन सी लकड़ी इस जनजातीय में यूज होती है, जो कि इतना डीपली नहीं पढ़े होते हैं। तो वो ये सब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस आता है, आप इसमें से समझ लेना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसा वैसा आपको उत्तर लेना होगा। लेकिन इन लकड़ियों का ज्यादा उपयोग होता है, किसका, आम का या गूलर का या फिर महुआ का। और मध्य क्षेत्रों में देखा जाए तो महुआ का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो चारों तरफ लगा दिए वृक्ष, अब ऊपर छा दिए, कुछ सजा दिए, तो मड़वा हो गया तैयार। अब आते हैं चूल माटी। सबसे पहला रस्म इसमें शुरुआत होता है चूल माटी का। चूल माटी को याद रखोगे, इसमें माटी लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर मैं ट्रिकी भी आपको बता दूंगी ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर पढ़कर निकलना और पढ़कर साथ साथ याद करना बहुत जरूरी है, मिस नहीं होना चाहिए। चूल माटी में लगा है माटी, इसका संबंध किससे हो जाता है, मिट्टी से हो जाता है।
मतलब जो माताएं होती हैं, जो रहते हैं यहाँ पर, वर पक्ष या वधु पक्ष, दोनों के यहाँ यही काम चलता रहता है। तो उनके जो संबंधी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, अब यहाँ चूल माटी की रस्म निभाने के लिए शुरुआत हो जाता है। ये जाते हैं थोड़े से गांव से दूर, नदी तो दूर ही थोड़ा रहता है, तो वहां जाते हैं और तालाब जो उनका पूजनीय स्थल होता है, वहां की कुछ छोटी सी मिट्टी उठाकर ऐसे कोड़ कर ले आते हैं। वो रस्म में आता है, बहुत ज्यादा नहीं है कि दो दो खापी उठा के ला रहे, थोड़ा सा छुआने भर के लिए, रस्म के हिसाब से। तो यहाँ पर देख रहे हो वो मिट्टी लेकर आते हैं, बकायदे गीत भी गाएंगे। जो यहाँ पे गीत गाया जा रहा है उसको बोला जाता है चूल माटी गीत। सब में गीत लगा हुआ है। चूल माटी संस्कार है और चूल माटी गीत गाया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसी से क्या होता है, इस मिट्टी को, उनके पास तो मिट्टी ऑलरेडी पहले से है, तो उस मिट्टी को जो लाए रहते हैं उस पहले से रखी मिट्टी पे मिला देते हैं। और विवाह में कुछ कुछ भात वगैरह बनाया जाता है, कुछ पकवान बनाए जाते हैं मंडप के पास, तो उसमें उसका चूल्हा बनाया जाता है, जो पूरे विवाह तक ये महत्वपूर्ण होता है। तो उस चूल्हे के निर्माण के लिए यहाँ पर चूल माटी का किया जाता है उपयोग, और चूल माटी के संस्कार किए जाते हैं और गीत गाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मंगरोहन। मंगरोहन को समझना क्या होता है। मंगरोहन, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ रहा है, चूल माटी के बाद मंगरोहन आ रहा है। मंगरोहन के बारे में पूछा गया, सीजी व्यापम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। मंगरोहन क्या होता है। मंगरोहन में क्या होता है, एक मानव की आकृति का लकड़ी का कुछ स्तंभ लाया जाता है। जैसे कि ये मड़वा है, ये मड़वा है, चारों तरफ छा दिए हैं ये ऊपर में, यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक लकड़ी का ऐसे खंभा गाड़ देंगे जो मानव टाइप का दिखेगा, कुछ कुछ आकृति इसमें बनी रहती है। मैं अगर इसका वीडियो बनाऊंगी तो कुछ ऐसा मिलेगा, तो मैं अपलोड कर दूंगी समझाने के लिए, ठीक है। आप तो यहाँ पर बीच में मानव की आकृति बनाकर एक मंगल मूर्ति टाइप का रख दिया जाता है, जो विवाह का साक्षी होता है, उसको विवाह का साक्षी माना जाता है, और उसे कामना की जाती है कि पूरा विवाह इनके सामने एकदम अच्छे से निर्विघ्न चलता रहे करके। तो यहाँ पर देख लिए, ये मंगल काष्ठ लगाया जाता है और विवाह का साक्षी होता है। और मध्य क्षेत्रों में इसी जो लगाया जा रहा है, ये महुआ लकड़ी का ज्यादा यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये मंगरोहन का मतलब मंगल से याद रखना, मंगरोहन में मंगल लगा है मतलब मंगल, मंगल काष्ठ को याद रखना, यहाँ पर मंगल काष्ठ, तब जाके ये गलत नहीं होगा। चूल माटी और मंगरोहन में मिस करते हो आप लोग, चूल माटी और मंगरोहन मिस होता है क्या, थोड़ा बहुत मिस हो जाता होगा, दोनों में अंतर आप यहाँ पर निकाल लेना क्या होता है। अब आते हैं अगला, तेल चघी। तेल चघी में तेल लगा हुआ है, और चघी मतलब चघाना। तेल चघी, तेल चघाना, किसको चघाना, जो वर है, जो वधु है, उसको चघाना। और उसी में देवता को भी चघाया जाता है। हर चीज में बोंगावाद है, देख रहे हो, पहले ही देवता को समर्पित कर दिया जाता है तेल चघी में। तो इस तेल चघी को जो समर्पित किया जा रहा है, एक देवतल्ला यहाँ पर समझ लेना, इसी से संबंधित है ना देवतल्ला। देवतल्ला या देव तेला एग्जाम में आएगा कि देवतल्ला क्या होता है, तो सीधे सीधे वैवाहिक संस्कार में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। और देवतल्ला में क्या होता है, देवी देवता जो उनके होते हैं उनको तेल चढ़ाया जाता है, जो वर वधु से संबंधित होता है। अब यहाँ पर आ जाओ तेल चघी। तेल चघी में तेल के साथ क्या होता है, हल्दी। हल्दी जो हिंदी में हरिद्रा बोला जाता है, हिंदी में व्याकरण में देखा जाए तो हरिद्रा बोला जाता है, और इसी को यहाँ पर रूपांतरण करके इसको हल्दी बोला जाता है। क्योंकि हम जो हल्दी बोल रहे हैं वो तत्सम भाषा के शब्दों को उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं, हम उसके तद्भव का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो हरिद्रा है वो तत्सम है, संस्कृत भाषा है, सारी चीजें संस्कृत से आई है। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। जब संस्कृत में हरिद्रा बोला गया तो उसके बाद क्या आया, जो काल आते गए, अपभ्रंश काल आता गया, तो वहां पे इसका नाम हल्दी पड़ गया। अब छत्तीसगढ़ में इसी को क्या बोला जाता है, हरदी। हरदी छत्तीसगढ़ में उसका और थोड़ा सा रूप बदल गया तो उसको बोल दिया गया हरदी। छत्तीसगढ़ में ला का उपयोग नहीं करते हैं, ला की जगह कहते हैं हरदी। तो यहाँ पर देख रहे हो, तीनों शब्दों को मैंने रख दिया है, तीनों पे ही एग्जाम में क्वेश्चन है। हरिद्रा से बोला जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। हल्दी को हरिद्रा बोला जाता है, ये भी पूछा गया है। या हरिद्रा को हल्दी बोला जाता है, ये भी पूछा गया है। हरदी छत्तीसगढ़ में हल्दी को क्या बोला जाता है, हरदी। या फिर हरिद्रा को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, हरदी। ये सारे क्वेश्चन के रूप है यहाँ पर। अब देख लो, हरिद्रा लेपन हो गया यहाँ पर। हरिद्रा लेपन में तेल और हल्दी दोनों साथ में रहते हैं। जो वर वधु होते हैं उनके सिर में भी तेल लगाया जाता है और शरीर पर भी लेपन भी किया जाता है, साथ में हल्दी का प्रोग्राम भी चलते रहता है यहाँ पर। हरदियाही, हरदियाही देखो शब्दों पे एग्जाम खेल रहा है ना,
जो एग्जाम है वो शब्दों पे खेल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों को ज्यादा फायदा मिले इसलिए छत्तीसगढ़ी शब्द का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। और छत्तीसगढ़ी सब्जेक्ट भी क्यों रखा गया है मैंने बता दिया है, ताकि छत्तीसगढ़ के जितने निवासी बच्चे हैं उनको इसका ज्ञान होना चाहिए और इसमें वो विनर हो सके। बाहर के जो भरते हैं, दूसरे राज्य के स्टेट के भरते हैं, इन चीजों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, क्योंकि आप समझकर इसको जानोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और इसी समाज में रहते हो आप भी, तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन तगड़े से बनने वाला है इसमें से। हरदियाही, हरदियाही में हरदी लगा है। हरदियाही का मतलब क्या होता है, जो जितने वर पक्ष के फैमिली वाले हैं, गांव के परिवार के जो सगे संबंधी होते हैं, जितने परिचित होते हैं, और वर वधु दोनों तरफ के अपने अपने क्षेत्रों में अपने घर में इन लोग बुलाते हैं, आइए घर में हल्दी का प्रोग्राम है, आइए हल्दी खेलिए। तो जितने सब आए हुए रहते हैं वो हल्दी खेलते हैं और इसी को बोल दिया जाता है हरदियाही। आप अभी देख रहे हो वर्तमान समाज में क्या हो रहा है, हल्दी का प्रोग्राम होता है, हल्दी सेरेमनी आयोजन किया जाता है, बाकायदे हल्दी का पीछे सिंबल लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है, वही चीज कर रहे हैं लेकिन ये थोड़े से आधुनिक चीजों से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं माय मौरी। माय मौरी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, सीजी व्यापम 2021 में पूछा जा चुका है कि माय मौरी क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, माय मौरी का मतलब होता है कुल देवी देवता और पितरों की पूजा होती है। माय मौरी, माय मतलब माँ लगा दो यहाँ पर, माँ मतलब जो घर की देवी माँ है उससे संबंधित कर लो, जल्दी से याद हो जाएगा, ये नहीं भूलोगे ऐसे में। माँ मतलब घर की जो देवी माँ है उसकी पूजा की जा रही है। हर शादी विवाह के संस्कार में देवी देवताओं का पूजा कंपलसरी है, बिना उनकी पूजा के इस संस्कार को नहीं किया जाता है, क्योंकि सारी चीजों में देवी देवता का होना बहुत जरूरी है। हर घर के जहाँ शादी हो रही, क्या आप श्री गणेशाय नहीं कर रहे हो, मंगलम भगवान विष्णु नहीं कर रहे हो, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, भगवान के ही तो मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें देवताओं से जुड़ जाती हैं। और वर वधु को क्या माना जाता है, राजा राम और रानी सीता उनका रूप माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए माय मौरी का संबंध किससे हुआ, सीधे सीधे जो देवी देवता और पितरों की पूजा की जा रही है उससे हो रहा है। हर घर के एक देवी देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, सबको करना होता है। अब यहाँ पर आते हैं अगला, देव तेला या देव तल्ला। मैंने इसको बता दिया था, इसी हल्दी प्रोग्राम में जो होता है देव देवता को जो तेल चढ़ाया जाता है वही हो जाता है देव तल्ला। इसमें तेल लगा है, इसमें तेल शब्द आ रहा है और इसमें भी तल्ला शब्द में तेल आ रहा है, तो उससे आप समझ लेना कि ये देवता को तेल सौंपने का एक रस्म है। ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट से प्रेम करोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हो यही चीजें रस्म तो हो रही हैं। तो आपको उसको शब्दों को ध्यान रखना है कि आपको इन शब्दों से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे डील करोगे। छोटा छोटा क्लिक को याद रखना है ना। माय मौरी किससे संबंधित है, किससे संबंधित आप जान गए हो, देवी देवताओं माता की जो पूजा हो रही है उससे संबंधित है। अगला आता है नह डोरी। नह डोरी में दो शब्द लगा है नह, ये याद कराने के लिए ट्रिकी मैंने बता रहा है, यहाँ पर ट्रिकी कर दे रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, बहुत जल्दी याद हो जाए। न में यहाँ पर न लगा है और यहाँ पर डोरी लगा है, कुछ नहीं है। जब सिंपल समझोगे समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नह मतलब नहलाना, नह मतलब नहाना या नहलाना हो जाएगा, और डोरी मतलब एक डोर बांधना। तो यहाँ पर समझ लो अब क्या होता है। यहाँ पर वर वधु को एक रस्म के तहत उनको नहलाया जाता है, एक जल आता है वर के लिए, वर की तरफ से आता है वधु की ओर। तो ये लोग क्या होते हैं, इनको नहलाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हल्दी लगी हुई होती है, तेल चिपड़ा होता है पूरा सर पे हाथ पैर पे। तो अब उनको स्वच्छ करने के लिए जो भी हो गया प्रोग्राम, उसके बाद उनको नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उनको क्या होता है, एक डोरी हाथ में बांधी जाती है जिसको बोलते हैं कंकन डोरी। कंकन डोरी बोलते हैं इसको याद रखना। कंकन मोक्ष भी मैंने बाद में बताया है, कंकन मोक्ष क्या होता है और कंकन डोरी बांधना कब होता है। तो ये जब स्नान नह डोरी होता है उसी समय कंकन डोरी बांधा जाता है। यहाँ पर देख लो, नह डोरी के समय बांधा जाता है। नह डोरी का संबंध किससे है, वर वधु को नहलाने से संबंधित है, वर और वधु के स्नान से संबंधित है। ठीक है, अब देखो रस्म से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, रस्म में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर न डोरी है ना, तो एक चीज को कंफ्यूज मत होना, नोह डोरा सुने हो ना, नोह डोरा मैंने पढ़ाते बताया था कि छत्तीसगढ़ में नोह डोरा अलंकरण भी होता है। ये यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर क्या आ रहा है, नह डोरी ये, और दूसरी तरफ आ रहा है
नूह डोरा। थोड़ी थोड़ी चीजों में आंसर बदल गया, बिल्कुल बदल गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस संबंध में पूछा गया है और ऑप्शन पर भी जाना होगा। नह डोरे का सीधा मतलब विवाह संस्कार से है और नोह डोरा का सीधा संबंध हो जाता है अलंकरण से हो जाता है। नोह डोरा में क्या होता है, जो घर के सामने जो होता है सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई जाती है, पक्षियों का, मोर का, शेर के अंकन का, या फिर कोई भी चित्रण जो किया जाता है घर की सजावट के लिए। देखना कहीं कहीं जाओगे तो आपके घर के सामने बहुत सारे चित्र बने होते हैं, उसी को बोला जाता है नोह डोरा। और कभी कभी क्या होता है, जब घर का निर्माण किया जाता है, जो गीला दीवार रहता है उसी में ही आकृति ढाल दी जाती है और उसमें पेंट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है नोह डोरा अलंकरण। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं विवाह संस्कार में न डोरी। न का मतलब होता है नहाना और डोरी का मतलब होता है हाथों में डोरी बांधना। अंतर आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर अगला है मोर सौपनी। यहाँ पे मोर है, मोर, और यहाँ पर है सौपनी। मोर देख रहे हो, दूल्हे को मोर पहनाया जाता है, इसको दूसरे भाषा में मऊर भी बोल देते हैं, मऊर भी बोला जाता है। तो समझ लेना कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर मोर भी बोला जा सकता है। तो मोर सौपनी, दूल्हे को छिंद पत्ते से बना हुआ मोर पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, जो अब उसकी तैयारी चालू हो गई है। बारात के पहले का ये तैयारी देखो संपन्न हो गया है। दूल्हे को अब मुकुट पहनाया जा रहा है सजा धजा कर। यहाँ पे छिंद पत्ते को याद रखना है कि किस पत्ते का, किस चीजों का बना होता है वो, तो छिंद पत्ते से बना हुआ मुकुट होता है उनका, जिसको बोलते हैं मोर सौंपनी। मोर को सौंप देना मतलब मऊर को सौंप देना दूल्हे को, जिससे दूल्हा क्या होता है, परछन। परछन देखना, जब दूल्हा जब गाड़ी में बैठा रहता है या जिस चीज में बैठा रहता है निकलने के लिए, बारात निकलने के लिए, तो महिलाएं क्या होती हैं, एक लोढ़ा लेकर, सिल का लोढ़ा, सिल लोढ़ा समझ गए, हाँ सिल लोढ़ा, ऐसे करके सिर से उतारती हैं, दूल्हा का गाना गाते रहती हैं, ऐसे ऐसे करके उतारते रहती हैं और गाना गाते रहती हैं। ऐसे करके कई महिलाएं आती हैं और दूल्हे का नजर उतारती हैं और दूल्हे को साथ में आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पर होता है परछन। अब आते हैं अगला डिडवा। डिडवा के साथ नाच जोड़ना जरूरी है क्योंकि एक नाच का ही नाम है डिडवा नाच। डिडवा नाच क्या होता है, बारात रवानगी के समय जो महिलाएं होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, जो घर की बच्चियां होती हैं, खूब दिल खोलकर डांस करती हैं, उसको बोला जाता है डिडवा नाच। डिडवा नाच पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिडवा नाच क्या होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है जल्दी से कि डिडवा नाच होता क्या है। तो वही होता है बारात प्रस्थान के समय जब दूल्हा को निकालते रहते हैं तो महिलाएं धुन पर डांस करती हैं, नृत्य करती हैं और खूब खुश होती हैं, उसी को बोला जाता है डिडवा नाच। अब आते हैं अगला नकटा नाच। डिडवा नाच के साथ साथ नकटा नाच को भी याद रखना है, अच्छा चीज है भाई। आप लोग जब दूल्हा को भेज देते हो, दूल्हा जब चला जाता है जनवासा के लिए, चला जाता है दूसरे गांव में, जरूरी थोड़ा ना किसी गांव में शादी हो, भाई अपना चला जाता है, तो क्या उस रात को तो दूल्हा रहता नहीं है घर में, सब भेज देते हैं। अब कुछ महिलाएं जो बच जाती हैं घर में क्या करती हैं, सब तो जाती नहीं है गाँव में, तो कुछ बच जाती हैं, तो अब उन लोग करती हैं मनोरंजन कार्यक्रम, बहुत बन ठन कर दूल्हा बनेंगी, दुल्हन बनेंगी और खूब ये हंसी मजाक करेंगी और एक दूसरे का नाक काटने पे तुली रहती है, उसी को समझ लो नकटा नाच। यहाँ पर इसी को बोल दिया जाता है नकटा नाच। नकटा नाच क्या होता है, बारात प्रस्थान वाली रात को महिलाओं द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, जो एक्टिंग करके प्रसन्नता जाहिर की जाती है, उसको बोला जाता है नकटा नाच। नकटा नाच और डिडवा नाच में अंतर है, दोनों अंतर को भी याद रखोगे। खुश तो हो लेकिन पढ़कर भी खुश रहना कि एक दूसरे में मिला मत देना। डिडवा नाच बारात प्रस्थान के समय डांस और नकटा नाच बारात चली गई है उस रात में करने वाला नाच है। अब दूल्हा निकल गया, दूल्हा का हो गया उधर परछन वरछन सब कर दिए हैं, अब दूल्हा चला गया है दुल्हन के क्षेत्र में और उसको जनवासा में ठहराया जाता है। दूल्हा फिर वहां पर तैयार होकर बारात निकालेगा। अब देखो यहाँ पर वधू के क्षेत्र में आ चुका है, वधू के गांव में या वधू के एरिया तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे होता है, अब पहुंच गया है द्वार पर बारात, सब बढ़िया जैसे भी हालत में होंगे पहुंचे होंगे अब होता है वहां पर परधौनी। परधौनी को याद रखना, परधौनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परधौनी से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द्वार पर बारात के स्वागत के समय जो गाना गाया जाता है, महिलाएं एक तरफ गाना गाते रहती हैं, तो जो गाना गाया जाता है उसको बोला जाता है परधौनी गीत। इसको गीत में याद रखना है।
हम सारे गीतों को पढ़ रहे हैं, जो जो रस्म हो रहा है, रस्म भी है ये, रस्म के साथ जो गीत गाया जा रहा है उन गीतों की बात हो रही है यहाँ पर, और ये रस्म भी है। आपको क्वेश्चन रस्म के रूप में पूछा जाए या गीत के रूप में पूछा जाए, आंसर क्या होगा? सेम होगा यहाँ पर। तो परधौनी गीत के बारे में हम देखें, जब बारात द्वार पर आ चुका है, महिलाएं कलश हाथ में सिर पे रखे रहती हैं, पकड़े रहती हैं, 2-3 बच्चे देखे रहते हैं, छोटी छोटी लड़कियां या किशोरियां कलश लेकर खड़ी रहती हैं और स्वागत किया जाता है। वहां पर दोनों, ये लड़की पक्ष का उस वर पक्ष का स्वागत करता है और बच्चियां कलश ली रहती हैं, दिया जलता रहता है, और वहां पर बारातियों के स्वागत के लिए फूल माला भी हाथ में रखे रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर परघाना, परघाना को भी याद रखो कि परघाना क्या है, परघाना से ही परघौनी गीत बना है। तो परघाना है बारातियों का स्वागत करना, परघाना मतलब परघाना शब्द को आप नहीं भूलना, कभी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि छत्तीसगढ़ में परघाना शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपको दिख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परघाना क्या होता है? परघाना मतलब बारातियों का स्वागत करना होता है, और परघौनी गीत को सीधे बारात स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत है, उसी से बन गया परघौनी गीत। अब आते हैं गोड़ धोई। गोड़ धोई, गोड़ में गोड़ लगा है पैर, और धोई मतलब धोना, तो जो दूल्हे का जो पैर धोया जाता है बारात उतारते समय, वही चीज है इसमें भी। तो यहाँ पे पैर पखारना हो जाता है, समधी मिलन भी है, यहाँ पर दूल्हे को उतारा जाता है, यहाँ पर दूल्हे से ज्यादा संबंधित हो जाता है। अब इसी में 2 चीजें देख लो, दूर भत्ता, कोई भत्ता उत्ता नहीं है कि कोई पैसा वैसा देगा ना, क्या बोलते हैं, कुछ भत्ता देते हैं ना वेतन के संबंध में, ये भत्ता, डीए भत्ता, वो भत्ता नहीं है, यहाँ पर दूर भत्ता है। दूर भत्ता को आप याद रखो कि दूर भत्ता होता है क्या है, तो द्वार चाट के बाद दूल्हा को जो भोजन कराया जाता है उसको बोले जाते हैं दूर भत्ता बोला जाता है। ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की भाषा है, आप इसको अच्छे से रटना, दूर भत्ता। द्वार चार के बाद दूल्हा को रुकाया जाता है और उसको कुछ मिठाई भोजन कराया जाता है, उसी को बोला जाता है दूर भत्ता। उसके बाद इसी में देख लो राती भाजी, उसको जो भी पकवान बनाए जाते हैं उसमें भाजी वाजी सब खिलाया जाता है, उसी को बोला जाता है राती भाजी। राती भाजी का संबंध किससे है, तो विवाह संस्कार से है, जो दूल्हे के आगमन के बाद किया जाता है। इसको भी आप याद रखोगे, ध्यान रखो, सारी चीज आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिस करने वाली कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर देखो ढकियाना। ढकियाना क्या हुआ, जो माला लेकर रखे हैं किसको देंगे, हमको धक्का देके आते हैं पीछे वाले, हम माला पहनाएंगे। एक तो पीछे से फिर आगे धक्का देके हम माला पहनाएंगे, तो धक्का दे देके माला पहना रहे हैं ना, मतलब बारात को जो समधी है उसको पहनाने के लिए जिसको जिसको जो पसंद है निकल निकल के पीछे से धक्का दे देके क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो उससे याद रख लेना, धक्का देके आए, माला पहनाए, स्वागत किए और गले मिले, तो क्या हो जाएगा ढकियाना, गला मिलना ढकियाना। अब यहाँ पर भड़ौनी। भड़ौनी को भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, भड़ देना है ना, इतना गाली देना, इतना गाली देना कि मुंह छिपा के ऐसे सुनते रहते हैं ऐसे करके जो अतिथि लोग आते हैं ना ऐसे करके सुनते रहते हैं कि भाई इतना गाली दे रही, कहाँ करे कहाँ को बोले, ऐसा में कुछ बोलने लायक भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं। कई लोग तो क्रोध में आ जाते, बताऊंगा मुंह तोड़ दूंगा, इतना गाली दे रही है वो इतना गाली देने वाली बनी है, हम लोग को देख क्या चमक चमक के गाली दे रही हैं लोग, तो आगे अभी मुंह तोड़ रहे 32 ही निकल जाएगा इनको सारे को, लेकिन कहा करे, मजबूरी है ना, नहीं कर सकते ऐसा ना, उनके में रिवाज है कि वो भड़ेंगे ही, गाली देंगे ही। अब इसी में देखो एक पिक्चर बनी थी, बहुत फेमस पिक्चर, कौन सी थी याद करो, बहुत इतनी अच्छी पिक्चर जो आज तक इतिहास में नहीं बनी है, इतनी प्यारी पिक्चर है, वो है बता, पारिवारिक पिक्चर, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों हम आपके हैं कौन। ऐसी ऐतिहासिक पिक्चर बहुत कम बनती है ना, जो निर्देशक होते हैं, जो निर्माता होते हैं, ऐसी ऐतिहासिक पिक्चरें बहुत ही कम निर्माण करते हैं। तो ऐसी पिक्चर जिसका हर गाना आज तक हिट है, ऐसा सीन जो आज तक हिट है, माधुरी दीक्षित इससे कितनी फेमस हो गई हैं, उनका जो किरदार था आज उनको इतना आगे बढ़ा दिया इस फिल्म के बाद, सलमान खान उस फिल्म के बाद डबल हीरो ट्रिपल हीरो, कितना खिताब मिल गया उनको। तो ये जो पारिवारिक पिक्चर बनी है ना, सारे समाज के लिए बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनी है, तो ऐसी पिक्चर बनाना चाहिए। अभद्र पिक्चरों से गलत असर पड़ता है, देखते हो ना समाज पे, आज जितने जो कांड हो रहे हैं उसमें फिल्मों का और ऐसे सीन्स का बहुत बड़ा गलत इस्तेमाल हो जाता है। लोग अच्छी चीजों को तो नहीं देखते हैं, क्या है गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी वारदातें फिल्मों को देखकर भी होती हैं, तो ऐसी चीजों को या तुम देखो मत और ऐसी चीजों को
मतलब मत करो, एग्री मत करो ज्यादातर। तो ये सीन्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज भी ऐसी पिक्चरों को याद किया जाता है, आज भी गानों को बहुत ही दिल से सुना जाता है। हम आपके कौन पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, जिसमें शादी विवाह की रस्म, विदाई की रस्म, भड़ोनी रस्म, सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। और समधी और जो समधी है, समधी का भेंट मिलाप, परिवार क्या होता है, उस पिक्चर में आपको देखने को मिलता है कि दो फैमिली किस तरह से रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ये, और एक संबंधित हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको दिया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा यहाँ पर। अब आते हैं अगला, पंगत। पंगत मतलब बारातियों को जो खाना खिलाया जाता है, उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोल दिया जाता है, पंगत। सारे लोगों को बैठाकर खाना खिलाया जाता है, बारातियों को अच्छे से अच्छा खाना जो बनाया जाता है उस दिन को खिलाया जाता है, उसको बोला जाता है पंगत। उसके बाद आते हैं टिकावन। मैंने बताया था क्रम में कि टिकावन था उस समय। तो टिकावन में क्या हो रहा है, दूल्हा और दुल्हन यानी कि वर और वधू को इस जहां पर बैठाया जाता है, बैठाकर उनको क्या किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। जिसको जो लगता है आशीर्वाद के साथ कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं कर सकता है तो आशीर्वाद देता है। यहाँ पर आप देख रहे हो नव दंपत्ति को उपहार यहाँ पर दिया जाता है, और उपहार में जो परिवार के कुछ सदस्य होते हैं उनको पचहर देते हैं। पचहर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पचहर शब्द। छत्तीसगढ़ी में पूछा गया है, ये लैंग्वेज में भी आता है। लैंग्वेज में आपका छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है ना, उसमें ये देखने को फिर मिलेगा कि पचहर क्या होता है। तो पचहर होता है 5 प्रकार के बर्तन। और कहाँ पर यूज होता है ये बर्तन, सिर्फ विवाह कार्यक्रम में। जो कन्या को परिवार वाले देते हैं 5 प्रकार के बर्तन, उसको बोला जाता है पचहर या पचहर दाइज, या पचहर ही बोले या पचहर दाइज बोले। दाइज मतलब देना है ना, उससे ले लेना। तो पचहर वही होता है जो पीतल और कांसे का जो बर्तन 5 प्रकार का मिलाकर परिवार वाले देते हैं, संबंधी जो देते हैं कन्या को, उसको बोला जाता है पचहर या पचहर दाइज। तो यहाँ पर देख लो, स्टील के बर्तन की ज्यादा इनमें उतनी पूछ परख नहीं रहती है। जब तक आप कांसे और पीतल के बर्तन नहीं देते हो गिफ्ट में, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए कांसे और पीतल के बर्तन देने का ज्यादा मान्यता है। को 5 प्रकार का मिलाकर दे देते हैं, थाली, कटोरा, गिलास, कुछ भी 5 प्रकार के से जोड़ के दे देते हैं, उसी को बोला जाता है पचहर। अब देखो पाव पखारना। अब यहाँ पर दोनों दूल्हा दुल्हन, अब उनका पाव पखारना जाएगा, पाव पखारा जाएगा। जो उनके पिता है, संबंधी हैं, दोनों का पाव पखारते हैं यहाँ पर। तो पाव पखारना सिंपल है, पता चल जा रहा है। अब आते हैं भावर। एक क्रम से देखो चल रहा है। पहले क्या हुआ, यहाँ पर टिकावन हुआ, टिकावन के बाद भावर। टिकावन और भावर में कंफ्यूज नहीं होना, पहले टिकावन करना फिर भावर करना। टिकावन मतलब एक जगह बैठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आता है रात भर जो भावर होता है, उसको आप यहाँ पर उसको समझ सकते हो, स्टेज में जो शो में बैठे रहते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन, जयमाला होता है। जयमाला में टिकावन जो आप आशीर्वाद देते हो, फोटोग्राफी कराते हो, वो वाला हो जाएगा। और लेकिन भावर के समय सब नहीं रुकते हैं, वो दूल्हा दुल्हन झेलते रहते हैं, विवाह करते रहते हैं रात भर, वही वाला है ये। तो भावर, इसको पूछा गया है, 2021 में आया है व्यापम में। अब इसमें 7 फेरे जो प्रोग्राम चलता है पंडित जी द्वारा कराया जाता है, वो रात में संपन्न होता है। अब इसमें साखोचार पूछा गया था क्वेश्चन में कि साखोचार क्या होता है। तो साखोचार को समझ लेना, जो वहां पर जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो पूजा करवाने वाला जो पर्सन है, वो जो मंत्र पढ़ता है उसी को बोला जाता है साखोचार। साखोचार को याद रखना, साखोचार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सत लड़ुआ। सत लड़ुआ क्या है, जब विवाह हो रहा है, जो ये रस्म हो रही है, उसी समय दुल्हन के हाथ में लड्डू रखा जाता है। मुख्यतः बेसन का लड्डू है, और भी कई प्रकार के लड्डू रहते हैं, लेकिन मुख्य यहाँ पर बेसन का लड्डू हो जाता है। वो लड्डू जो रखा जाता है उसके हाथों में देने के लिए, तो वहां पर हो जाता है सत लड़ुआ, उसको बोला जाता है। लड़ुआ मैंने क्या होता है, लड्डू है ना, गुड़ का लड़ुआ भी मिलता है बाजार में, देखते हो छोटे छोटा लड्डू, उसको लड़ुआ बोला जाता है। अब यहाँ पे देख लो, अगला है सतकलेवा। सतकलेवा में भी देख लो क्या है, यहाँ पर विवाह में 7 प्रकार के पकवान जो बनाकर खिलाए जाते हैं, वो होता है वर वधू को 7 प्रकार के पकवान स्पेशल खिलाए जाते हैं, उसको बोला जाता है सतकलेवा। अब यहाँ पे आते हैं पठौनी। पठौनी क्या होता है, पठौनी को भी याद रखोगे, या क्वेश्चन में आ चुका है, सीजी व्यापम 2012 में पूछा गया है पठौनी क्या होता है। क्योंकि हम वहां देखे थे पठौनी एक बार कि जो कन्या है, वधू है, वो बारात लेकर जाती है जनजातीय समाज में, तो वो पठौनी विवाह है। जब पठौनी विवाह के बारे में पूछा गया था वहां पे, अगर इस ऑप्शन के जरिए यहाँ पे पूछा जाता है कि विवाह संस्कार में, यहाँ पर पूछा जाएगा कि पठौनी क्या है, तो पठौनी विदाई के समय जो गाना गाया जाता है उसे कहा जाता है। और या फिर गौना रख दिया जाता है
तो उसे भी पठौनी गीत कहा जाता है। दोनों ही बहुत रोने धोने वाले गीत होते हैं, हृदय को चीर देने वाले गीत होते हैं। जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है और अपने कलेजे के टुकड़े को वो सौंपते हैं दूसरे परिवार को। उस समय जो रोते हैं परिवार, उस समय जो रोती हैं बेटियां, वो हृदय को चीर देने वाला होता है। एक बचपन से पैदा हुई बेटी बड़े होते तक जिस माता पिता के आंचल में पली थी, आज वो दूसरे को सौंप रहे हैं। यहाँ पर माता पिता रो रो के फूट कर उनका बुरा हाल हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है पठौनी गीत। और गौना के समय भी जस्ट ऐसे ही होता है, कुछ समय गौना रखते हैं या कम उम्र में थोड़ा कर दिए रहते हैं तो गौना रख दिए रहते हैं, फिर उस समय भी जो गाना गाया जाता है उसको भी बोला जाता है पठौनी गीत। और गौना को याद रखना कि गौना को क्या बोला जाता है, दुईरा गमन। अगर आपके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आता है कि दुईरा गमन किसे बोला जाता है, आप याद रखना गौना को बोला जाता है। तो गौना मतलब एक बार जाई रहती है फिर दोबारा उसको जाना होता है, तो 2 बार गमन होता है, उसको याद रखना कि दुईरा गमन। चलो नहीं करते हैं। हाँ देखो चौथिया, चौथिया क्या होता है, जब विवाह विदाई हो गया रहता है 4 दिन बाद आप लेने जाते हो अपनी बहन को, है ना, आप लेने जाते हो अपने परिवार की सदस्य को कि चलो चौथे दिन हम अपने बहन को लेने जा रहे हैं, घर की बच्ची जो जिसकी शादी हो गई है उसको अब लेने जाना है। तो 4 दिन बाद जो लेने जाते हैं परिवार वाले उसको क्या बोला जाता है, चौथिया बोला जाता है। अब कंकन मोक्ष, मैंने वहां पर कंकन पहनाने की बात की थी, यहाँ पे कंकन मोक्ष की बात होती है। मोक्ष मतलब मोक्ष, छुटकारा देना, है ना, छुटकारा यहाँ पे हो गया। तो कंकन को जो धागा बांधे हैं नहलाने नवडोरी के दिन उसको यहाँ पर हटाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंकन मोक्ष बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये नवडोरी के दिन देखो यहाँ पर कंकन बांधा गया था, नहलाकर उसके हाथों में धागा बांधा गया था, उसको बोल दिया गया है कंकन डोरी बांधना। और इसके बाद जो यहाँ पर होता है पठौनी के, यहाँ पठौनी के दिन यहाँ पे गौना के बाद इसका कंकन को छुड़ाया जाता है। कंकन मोक्ष का अलग से होता है, सब में गीत गाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो भी चल रहा है, जितना भी विवाह संस्कार हो रहे हैं, सारी चीजों में गीत गाया जाता है। यहाँ तक कि जब वो विदाई भी हो रही है तो देख रहे हो पठौनी गीत गाया जाता है, रो रो कर गाया जाता है। मतलब समाज ऐसा है, वहां पर संस्कृति ऐसी होती है, मतलब अलग ही का एक रिवाज है। तो देख रहे हो विवाह, छत्तीसगढ़ का विवाह संस्कार, उसके जो शब्द हैं हो रहा है वही चीज, लेकिन शब्द क्या है, याद रखने योग्य है। जो परीक्षा की दृष्टि से हर विद्यार्थी को इन शब्दों का पालन करना होगा और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से लेना होगा। एक अंध जो होता है कैरेक्टर, वैसे नहीं बनना है आपको कि ये पूछा है लेकिन क्या पूछा है उसको देखना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर कितना सटीक बैठ रहा है उसको आपको देखना होगा, है ना। तो ऑप्शन बहुत जरूरी है, सबसे निकट का आंसर भी पूछा जाता है। कई ऑप्शन इसी में से होंगे, आपके सारे विवाह संस्कार के ऑप्शन पूछे जाएंगे, लेकिन आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आप उसको ध्यान दोगे और आपका उत्तर जिससे कनेक्ट होता है आप उसको ध्यान दोगे। तो यहाँ पर हड़बड़ी में आंसर लेने में गलती नहीं करना है, आंसर को ध्यान से लेना है, क्योंकि सारे शब्द आपके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाले हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे आपको और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे और शॉर्ट में बनाकर आपको रखना है सारे नोट्स को। ठीक है।